हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्लास टेंथ के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, मतलब चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है बस, जो हम नीचे भी डिस्कस करेंगे। चलो पढ़ते हैं। द ग्रोथ ऑफ एनीथिंग इन अ पॉजिटिव वे, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब किसी भी चीज़ की ग्रोथ किसी पॉजिटिव वे में, वो डेवलपमेंट होता है। ये नहीं कि जैसे सब बोलते हैं डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं पैसा कमा लेना। पैसा कमा लेना डेवलपमेंट नहीं होता बच्चों। डेवलपमेंट वो होता है किसी भी चीज़ की ग्रोथ पॉजिटिव वे में। कौन से वे में? पॉजिटिव वे में होगा तो वो डेवलपमेंट कहलाता है। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक आता, अपन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे बस, कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं आता बच्चों। नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? अब देखो, डेवलपमेंट तो बच्चों इंडिविजुअल होता है। अपने अपने अपना अपना डेवलपमेंट तो करते हैं सभी, कोई ऐसा थोड़ी है कि सब देश मतलब सब एक साथ मिलकर किसी एक ही टॉपिक के ऊपर वर्क करते हैं। नहीं ना, सब इंडिविजुअल करते हैं। इंडिविजुअली तो देश का डेवलपमेंट होगा नहीं। अगर सब अलग अलग करेंगे तो भाई इंडिविजुअली तो देश का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। मेजोरिटी में आना होगा ना अपना को, जब अगर देश का डेवलपमेंट करना है तो। क्योंकि अपना तो कर लेंगे हम इंडिविजुअली, पर देश का इंडिविजुअली थोड़ी ना हो पाएगा। अब डेवलपमेंट गोल इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। डेवलपमेंट के गोल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट पीपल के लिए। भाई किसी को अगर कोई फार्मर है तो भाई वो अच्छी खेती के बारे में सोचेगा। कोई बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोचेगा। डेवलपमेंट तो दोनों कर रहे हैं, पर इनके गोल्स सेम थोड़ी हैं। तो गोल्स क्या हैं? डिफरेंट गोल्स हैं डिफरेंट पीपल के लिए। अब मेजॉरिटी पीपल डेवलपमेंट इज नेशनल डेवलपमेंट। अब यो देखो, जो तो बहुत से किसान हैं वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना, तो वो नेशनल डेवलपमेंट होगा। बहुत से बिजनेसमैन अपना ग्रोथ कर रहे हैं, वो नेशनल डेवलपमेंट होगा। और एथलीट्स हैं वो अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो नेशनल डेवलपमेंट होगा। समझे? जब मेजॉरिटी पीपल करेंगे ना, ऐसे बहुत सारे पीपल करेंगे, वो काउंट होता है डेवलपमेंट में। मतलब उससे डेवलपमेंट होता अपना। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली कि कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है। वो तो सर अपना डेवलपमेंट है, वो नेशनल डेवलपमेंट नहीं है। अब बच्चों दूसरा टॉपिक आ जाता है कभी कभी एक नंबर में कि कंट्री इनकम, टोटल इनकम, नेशनल इनकम क्या क्या होती है। बच्चों तीनों चीज़ें सेम होती हैं, सेम ही चीज़ है, बस नाम डिफरेंट रख दिए इनके। समझिए ना, कंट्री इनकम वही जो कंट्री कमा रही, टोटल इनकम भी वो जो सारे देश कमा रहा, नेशनल इनकम भी वो जो सब कमा रहा। अब भाई वो तो होगी नेशनल इनकम, क्योंकि जो सबकी इनकम मिलाएगा इतनी वो तो इनकम बन गई देश की। अगर कोई मान लो देश छोटा है जिसकी पॉपुलेशन ही छोटी है, भाई उसकी क्या इनकम होगी? अब जो कोई छोटा देश है उसकी तो इनकम कंपेयरली बहुत कम हो जाएगी। अगर हम कंपेयर करने लगे, किसी में 10 लाख पॉपुलेशन है, किसी में 1 करोड़ है, तो भाई 1 करोड़ वाले की ज़्यादा ही होगी ना वो इनकम तो। ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते हम देश को कि रैंकिंग दे दें भी कौन सा अमीर है कौन सा गरीब। तो बच्चों इसके लिए भी एक वो होता है, टर्म होती, उसे बोलते हैं एवरेज इनकम। एवरेज क्या हो गया? एवरेज इनकम को ही पर कैपिटल इनकम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि पर कैपिटल इनकम क्या होती है। पर कैपिटल इनकम वो होती है किसी भी कंट्री की एक एवरेज इनकम, उसे बोल देते हैं पर कैपिटल इनकम। अब ये निकलती कैसे है? टोटल इनकम, जितना पूरे देश ने कमाया वो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। जो भी एक्स आएगा, किसी हर हर देश का भाई अलग अलग आएगा, उसी से देश अपने आप में कंपेयर होते हैं। वी कंपेयर द कंट्रीज बिटवीन दैम बाय सी देयर पर कैपिटल इनकम। हम जो किसी भी देश को कंपेयर करते हैं वो उसके पर कैपिटल इनकम पे कंपेयर करते हैं। ऐसे नहीं कि भाई यो बढ़िया लग रहा है, यो तकड़ा देश हो, यो माड़ा हो गया, नहीं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं UNDP। आ जाता कभी कभी लिखो, मतलब ब्रैकेट में, पर तुम्हें देगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये होता है पहला इनकम, दूसरा हेल्थ, तीसरा एजुकेशन। मतलब जो ये प्रोग्राम था इसके बेसिस पे हम
तीन चीज़ों को वो करना था, डेवलप करना था। एक इनकम, इनकम बढ़ेगी देश बढ़ेगा। हेल्थ भी तो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि भाई तुम्हारा हेल्थ बेकार है, इनकम इनकम हो जा रही है तो देश डेवलपमेंट करा, नहीं, ऐसे भी नहीं करता। अब चलो मान लो हेल्थ भी बढ़िया होगी, अब आदमी पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, तो कुछ होगा नहीं। जब ये तीनों चीज़ें बढ़िया वर्क करेंगी तब हमारा देश करेगा डेवलपमेंट। हमारा क्या किसी का भी। when these things are compared they give us human development index, समझे। जब ये तीनों चीज़ें हम किसी के डेवलपमेंट देश से कंपेयर करेंगे तो ये क्या देगी हमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि कितना किसने डेवलपमेंट करा। ओके, दिस इंडेक्स सो कंट्री डेवलपमेंट, मैंने बताया था ना अभी कि जिसकी ये तीनों चीज़ें बढ़िया होंगी वो देश को डेवलपमेंट मतलब बढ़िया डेवलप्ड माना जाएगा, बढ़िया। अब बच्चों ये होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन पढ़ लिया ना क्लास 10th में, यूपी बोर्ड में तो कोई दिक्कत है नहीं, यही क्वेश्चन आता है बच्चों। चलो अब सीखते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, चलो मैं पहले समझा देता हूँ और बच्चों सीखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली वो होता है कि कोई भी कंट्री ग्रोथ करे, है ना, कोई भी कंट्री ग्रोथ करे मतलब डेवलपमेंट करे, नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म ना पहुँचाए, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज आने वाला अपनी फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके। भाई अगर जैसे मान लो पेड़ काट के कुछ डेवलपमेंट कर दिया तो वो तो सही नहीं है ना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हमें दिक्कत होगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कि कंट्री का डेवलपमेंट भी करना और किसी नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म नहीं पहुँचाना। A way of economic growth that meets the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs। मैं समझे कि हमें अपनी नीड्स पूरी करनी है बिना किसी भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए, ताकि आने वाले फ्यूचर भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। यही होता है। और देखो व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्राफ से समझ लो, सोशली भी सही होना, इकोनॉमिक भी सही होना, एनवायरनमेंट भी सही करना, तो क्या बन जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक नंबर, किसी भी चीज़ को हार्म नहीं पहुंचाना। हेलो बच्चों, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले नया चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कितने मतलब कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है, तीन में। इंडियन इकोनॉमी हमारी तीन सेक्टर में डिवाइडेड है। पहला है बच्चों प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी। चलो इनके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो बच्चों पहले पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक होता है ना। प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑल द थिंग्स आर प्रोड्यूस और रॉ मटेरियल इज गिवन बाय प्राइमरी सेक्टर। मतलब कुछ भी काम, जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है वो प्राइमरी सेक्टर में ही होती है, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ प्रोड्यूस या फिर रॉ मटेरियल वो प्राइमरी सेक्टर में ही होता है। आगे भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बच्चों दूसरा सेक्टर आता है सेकेंडरी सेक्टर, इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल देते हैं। अब देखो क्या कैसे बोल देते हैं, टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड प्रोसेस इट एंड मेक अ न्यू थिंग, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। तो बच्चों ये होता मतलब कि कोई भी रॉ मटेरियल लेके, किस में से, प्राइमरी सेक्टर में से, उसे मॉडिफाई करके या कुछ रीमेक करके उसे कुछ नया प्रोडक्ट बना देना, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जैसे कि अब रॉ मटेरियल गेहूं ली, अब गेहूं का आटा बनाया और उसे पैक करके पैक कर दिया। आटा बनाया ना, गेहूं थी, गेहूं को आटा बना दिया और उसे पैक कर दिया, वो सेकेंडरी सेक्टर में होता। जैसे आटा बनेगा और पैक होगा वो सेकेंडरी में होगा, ठीक है। गेहूं क्या थी, गेहूं फर्स्ट थी। अब जैसे, हाँ ये एग्जाम्पल बदल रहा। अब आता है बच्चों टर्सरी सेक्टर, ये होता है सर्विस सेक्टर भी बोल देते हैं इसे। टर्सरी में सर्विसिंग सर्विसिंग प्रोवाइड होती है। इन दिस सेक्टर दे बेसिकली प्रोवाइड आर टाइप ऑफ सर्विस। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे बच्चों सरसों है, ठीक है। अब सरसों को हमने ऑयल में बना दिया, किसे बनाया, सेकेंडरी में, सेकेंडरी सेक्टर में बना दिया। अब सेल इन मार्केट, कौन सेल करेगा, ये करेंगे बेटे टर्सरी सेक्टर वाले। कौन करेगा, टर्सरी सेक्टर वाले। देखो एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस मटेरियल। ये अपने हिसाब से पढ़ लियो टेबल, तो मैं पूरा समझ में जाएगा कि कौन सा सेक्टर क्या है।
अब जीडीपी तुमने वर्ड सुना होगा जीडीपी। अब देखो जीडीपी कैसे निकलती, वैल्यू ऑफ फाइंड गुड्स इन, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर को प्लस कर दो और सेकेंडरी सेक्टर को प्लस कर दो, टर्सरी सेक्टर को प्लस कर दो, तो क्या 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 बन जाती है जीडीपी। इन तीनों की इनकम को प्लस कर दो, जीडीपी बन जाएगी। मनरेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब हुआ था? ये 2005, ध्यान रखियो ये तारीख, 2005 में एक्टिव हुआ, कब लॉन्च हुआ था? 2005 में। अंडर दिस एक्ट इन रूरल एरियाज द 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये बेसिकली ये था कि इसमें 100 दिन की गारंटी तुम्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। किसके अंडर में? मनरेगा एक्ट 2005 के, समझे? मतलब गारंटीड दिया ही जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे जरूरत है, जिसे जिसे जरूरत है, ये नहीं कि सबको दिया जाएगा, जिसे जरूरत है उसे 100 दिन का गारंटी दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट कि, ताकि वो पैसा कमा पाए। अब बच्चों यो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन बन जाता। सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस, दो सेक्टर्स होते हैं वर्किंग कंडीशन पे, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज। चलो सीखते हैं। पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, मतलब एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, मतलब कि जो भी चीज़ होगी ना वो रेगुलेटेड होगी। ये नहीं कि इरेगुलर तरीके से हम कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे, कि मतलब एक सिस्टम नहीं है बना हुआ। इसमें हर चीज़ सिस्टम वाइज होती है, रेगुलेटेड होती है। अंडर सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की देख रेख में होता। पेड लीव्स, जो लीव्स होंगी वो पेड होंगी, मतलब पैसे दिए जाएंगे। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, मतलब इसमें टाइम भी फिक्स होता। क्या क्या होता? सब चीज़ रेगुलेटेड होती है, सब चीज़ गवर्नमेंट के अंडर में काम होती है, सब चीज़ के मतलब पेड लीव्स मिलती हैं, और बिल्कुल काम के भी घंटे बिल्कुल वो होते हैं, तय होते हैं कि भैया 8 घंटे काम करेगा तो 8 ही घंटे काम करेगा, ये नहीं कि 10 घंटे काम करवा लिया उससे। अब आता है बच्चों अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसमें लफड़ा, नथिंग गारंटेड, कुछ भी गारंटी नहीं होती हुई है इसमें कि क्या क्या तुमसे कहाँ कब क्या करवा ले में, मतलब कभी कुछ करवा दें, कभी कुछ काम करवा दें, कभी कुछ, कभी यो कभी वो, कुछ गारंटी नहीं है। नॉट अंडर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से इसका कुछ लेना देना नहीं होता। नो पेड लीव, छुट्टियों के पैसे नहीं मिलते। नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, ना इसमें फिक्स वर्किंग आवर्स होते कि भाई इतने घंटे काम करना, ये तो कितने घंटे काम करवा लेते हैं, इनकी मर्जी भैया। बस बच्चों यही आता है इसमें से, बाकी टेंशन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि डिफरेंस बिटवीन दिस सेक्टर। एक बार और समझा देता हूँ। प्राइमरी में बच्चों सब बेसिक आता कि जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं या रॉ मटेरियल होता है। सेकेंडरी में इंडस्ट्री, मतलब फैक्ट्री वाले हिसाब किताब आ जाता है कि फैक्ट्री में कुछ सामान लिया, उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा, नया प्रोडक्ट बना दिया। और टर्सरी में वही की सर्विस प्रोवाइड कर दी, बेच दिया, किसी चीज़ की सर्विस दे दी, बस यही होता। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। तो जैसे चैप्टर के नाम में स्टार्ट है मनी, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज अरे नहीं यार, वाई मनी इज इम्पोर्टेंट, कि भाई पैसा इम्पोर्टेंट क्यों है? मनी आ रखा ना, तो मनी तो हम सब जानते हैं कि पैसा होता। अब पैसा इम्पोर्टेंट क्यों है? When we have money, we can buy anything in market and everywhere. मतलब जब हमारे पास पैसा होता है तो हम मार्केट में से कुछ भी बाय कर सकते हैं, और कहीं भी जहाँ भी मार्केट है हम वहाँ से बाय कर सकते हैं, या कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, या मतलब मनी से हम कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये होती है। ऐसे तो होता है अपने जनरल यूज़ में भी कि हम मनी से कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं और मार्केट में खरीद सकते हैं, और वही काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। अब अच्छा, मनी इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हमारे पास पैसा नहीं होने का, मनी नहीं होने की, तो हम क्या कभी कुछ चीज़ खरीद पाएंगे? जैसे आटा चाहिए हमें, आटा हम खरीद पाएंगे अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है? तो ऐसा होता ना, कुछ चीज़ चाहिए मार्केट में से जो पैसों से ही आएगी, अब बिना पैसे के तो वो आ नहीं सकती। तो इसलिए मनी हमारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ अपने नीडी थिंग बाय कर सकते हैं, किसके थ्रू? मनी के। बार्टर सिस्टम। अब बच्चों इसमें क्या है, मनी कांट यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उस पहले टाइम पे मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ नहीं होती थी। जैसे अब अपन करते हैं कि भी किसी से दूध ले लिया तो उसे 80 रुपये दे दिए,
हमने उससे दूध लिया और अपनों ने क्या दिया, मनी उसे वापसी दी। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ऐसे होता था, अगर मान लो हमें कुछ गेहूं चाहिए ज़्यादा, तो गेहूं के बदले में घोड़े दे दिए, है ना। और दूध चाहिए तो दूध के बदले में थोड़े चावल दे दिए। ऐसे ऐसे होता था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे जो चीज़ की ज़रूरत है वो आपस में अपने सेटलमेंट करके और चीज़ों का लेन देन कर लेते थे बार्टर सिस्टम में, है ना। पर अब ये ऐसा थोड़ी है कि जब पैसा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो हम कुछ भी चीज़ बाय कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में तो कर ही नहीं सकते थे ऐसे। अब मान लो हमें दूध चाहिए, अगले वाले को चावल नहीं चाहिए, तो हम कैसे दूध लेंगे, समझे। तो जब दोनों पार्टी रजामंदी होती थी तभी हम कुछ सामान खरीद पाते थे। तो अभी गवर्नमेंट ने देखा कि अभी कुछ ना कुछ हल करना पड़ेगा इस चीज़ का, तो फिर बाद में क्या करा, मनी इंट्रोड्यूस हुई। मनी जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती थी, जैसे 10 5 ऐसे 100 200 ऐसा करके। ये हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया तो हम कुछ भी चीज़ अपनी खरीद पाते थे। मतलब कहीं हो जाओ कुछ भी चीज़ खरीद लो, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं उसे, एक स्पेसिफिक मनी दे रहे हैं जो कि गवर्नमेंट वेरीफाइड है, जिसकी कुछ वैल्यू है। मतलब पेपर है तो पेपर ही वो, पर वो गवर्नमेंट वेरीफाइड है, तो इस वजह से वो चलने लगा पूरे देश में। मतलब पूरे देश में क्या, हर जगह, मतलब ऑल ओवर कंट्री। पर बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि भाई एक चीज़ दे एक चीज़ ले ले। पर ऐसे तो भाई कुछ हो नहीं पाएगा, तो इस चक्कर में मनी को इंट्रोड्यूस करा गया, जिससे कि सब चीज़ बड़ी चल पड़ी। जैसे करेंसी, मनी को करेंसी बोलते हैं, पेपर नोट। करेंसी इक्वल टू पेपर नोट। पेपर नोट होते हैं ना करेंसी में, बल्कि कोइन भी होते हैं, पर पेपर नोट को कंसिडर ज़्यादा करते हैं हम। जो क्या होते हैं, गवर्नमेंट वेरीफाइड। वो पेपर नोट गवर्नमेंट वेरीफाइड होंगे, वही करेंसी कहलाती है। जो पेपर नोट गवर्नमेंट से वेरीफाइड है, दैट इज कॉल्ड करेंसी। ओके। अब बच्चों, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अब मनी की भी तो वो हो गया, मतलब मॉडर्न फॉर्म हो गई है। डिपॉजिट्स विद बैंक विच आर ऑल्सो डिमांड डिपॉजिट। मतलब अब हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं पैसे को, समझ रहे हो। हम जब बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, और वो डिमांड डिपॉजिट भी होता है। बच्चों डिमांड डिपॉजिट पूछ लेता है कि व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट। हम डिमांड डिपॉजिट वो क्या है बोलते हैं, मैंने डिपॉजिट क्या बोलेंगे, जो मनी हम चेक के थ्रू डिपॉजिट करें, कहाँ, बैंक में, चेक के थ्रू। इसके थ्रू नोट नहीं, ओनली चेक। चेक के थ्रू जो हम मनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, मतलब जो बैंक में जमा करके आते हैं, उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या, जो मनी चेक के थ्रू हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। देखो चेक ये है, हमने यहाँ पे पैसे भर दिए, पे करने वाले का नाम भर दिया, पैसे भर दिए, यहाँ पे साइन हो गए, बस। अब क्रेडिट, जैसे मनी एंड क्रेडिट पूरा चैप्टर है। क्रेडिट बच्चों लोन होता है, बस। ये क्वेश्चन नहीं आते अपने 10th क्लास में। क्रेडिट बस लिख दो लोन, और कुछ नहीं होता। बस ये आता है, डिमांड डिपॉजिट पूछ लेता कभी कभी, और ये पूछ लेता कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, तो उनको जियो है। और ये पूछ लेता कि प्रेजेंट टाइम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है। मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट टाइम में क्या है बच्चों, वो है मनी। मनी है प्रेजेंट टाइम का मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम में हम अपना पैसे नहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे, हम किसी सामान को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते थे पहले के ज़माने में। अब तो मनी आ गई। बच्चों इतना ही मतलब इस चैप्टर में इतना ही है। और बाकी मैंने तुम्हारे सारे जितने भी पेपर में आएंगे वो क्वेश्चंस टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, टेलीग्राम पे जाके चेक करो, और बस उसमें वही कर लो तैयार। और मैप्स भी डाल दिए मैंने, जो मैप्स इंपॉर्टेंट मैप्स हैं वो भी। हेलो बच्चों, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर एक एसएसटी का, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो जैसे चैप्टर के नाम में स्टार्टिंग में आ रहा है ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन को ही समझते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। इसका पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए बच्चों हमें एमएनसी समझना होगा। एमएनसी क्या, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, एमएनसीज। ये 3 जगह ट्रेड करते हैं। मतलब किसी एक कंट्री में प्लांट लगा दिया, दूसरी कंट्री में कुछ सामान का मैन्युफैक्चर करवा दिया, और तीसरी कंट्री में सेल कर दिया। मतलब यहाँ प्लांट लगाया, यहाँ सब मैन्युफैक्चर हो गया, असेंबल हो गया एक साथ, और तीसरी कंट्री में इन्होंने
जाके क्या कर दिया, बेच दिया, पैसा ले लिया। तो ये होती है एमएनसीज। एमएनसीज क्या करती है बच्चा, फॉरेन ट्रेड करती है। ये फॉरेन ट्रेड ही तो हुआ कि एक कंट्री में सामान बना, दूसरे में मैन्युफैक्चर हुआ और तीसरे में सेल हो गया, दिस कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में एमएनसीज वर्क करती है। वर्क एमएनसीज क्या होती है कि जगह जगह जो ट्रेड करती है, जो अपने गुड्स को इधर से उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम होता है उसे बोलते हैं कि एक कंट्री का में प्लांट हो गया, एक में मैन्युफैक्चर, दूसरे में सेल आउट कर दिया सब चीज़। और यही करती है, दोज हेल्प टू ग्रो द इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज। मतलब ये कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो कराने में बहुत हेल्प करती है एमएनसीज, क्योंकि जब कोई सामान दूसरा आएगा तो उस कंट्री, जिस कंट्री से आया उस कंट्री की भी तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, और जहाँ चाहिए होगा वो सामान उस कंट्री की भी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो दीज आर गुड फॉर मतलब ऑल कंट्रीज इकोनॉमी। अब ग्लोबलाइजेशन में यही नहीं कि बस एमएनसीज वो कर रही है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब मूवमेंट ऑफ गुड मतलब सामान का मूवमेंट कैसे, कंटिनेंटल बेस्ड। मतलब अगर जैसे हमें चावल चाहिए तो हम किसी से चावल मंगा लेते हैं बाहर से, चाइना वाइना से, और हमें टॉयज़ चाहिए तो वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं ना अपने यहाँ। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स भी होता है, जैसे अपने यहाँ से वो जाता है, गेहूँ जाती है जगह जगह, सब्जियाँ जाती है, वो मूवमेंट ही तो हो रहा है ना गुड्स का। और मूवमेंट ऑफ पीपल भी। अब तुम कहोगे मूवमेंट ऑफ पीपल कैसे, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। जैसे यहाँ पे कोई बढ़िया इंजीनियर है, वो यूएस में शिफ्ट हो जाता, क्यों, क्योंकि उसके पास वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कंपनी बढ़िया होती है, पैकेज बढ़िया मिलता है, मतलब हर चीज़। ऐसे ही विदेश से भी अपने यहाँ आते हैं, बहुत से बच्चे आते हैं पढ़ने, आते हैं आईआईटीज़ में पढ़ने आते हैं बहुत से बच्चे। क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़। ग्लोबलाइजेशन बच्चों ये होता है कि देश की इकोनॉमी हम ग्लोबल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड पे कैसे ग्रो कर सकें। मतलब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब मतलब ऑल कंट्रीज कैसे ग्रो होंगी, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब नया टॉपिक आया, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करते हैं। फर्स्ट इज एंड मेन इज टेक्नोलॉजी। बाय टेक्नोलॉजी द मीडियम ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज बिकम फास्टर। अब टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे ग्लोबलाइजेशन का जो मीडियम है वो काफ़ी फास्ट हो गया। अब कैसे, अगर हम पहले किसी से कुछ सामान मंगाते थे तो टैक्स और फैक्स की वजह से मंगाते थे कि बहुत टाइम में उनके पास मैसेज पहुंचेगा कि हमें हाँ भाई इस चीज़ की ज़रूरत है, और वो फिर बहुत टाइम बाद रिस्पॉन्स करके तब जाके आता था। अब क्या होता, थ्रू द इंटरनेट हम कुछ भी चीज़ एकदम कर लेते हैं कि एकदम डील हो जाती है कि भाई हमारे देश में इस चीज़ की प्रॉब्लम है, इसकी वो चीज़ दे दो या ले लो। मतलब बहुत वो हुआ ना। और फिर अब टेक्नोलॉजी ही तो है जो, जिससे हम, अब बताओ शिप से मंगा लेते हैं एकदम, एरोप्लेन से मंगा लेते हैं एकदम, कुछ भी सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाता। तो थ्रू टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी तो होती है एरोप्लेन भी और ये सब चीज़ें, शिप विप। जैसे टेक्नोलॉजी क्या, लाइक ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। मतलब आईटी सेक्टर भी बहुत ग्रो हुआ थ्रू टेक्नोलॉजी। अब ट्रांसपोर्ट भी तो टेक्नोलॉजी से ही चल रहा है। अब देखो टेक्नोलॉजी है, जैसे टेक्नोलॉजी किस चीज़ के ऊपर बढ़ी, मतलब आईटी सेक्टर किस चीज़ से बढ़ा, इंटरनेट से ही तो बढ़ा। इंटरनेट से हम किसी भी चीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। अब अच्छा ये देखो, मेन टॉपिक दिस, रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज लिबराइजेशन। मतलब ट्रेड बैरियर क्या होते हैं, ट्रेड बैरियर मतलब पहले बहुत ड्यूटीज़ होती थी ना कि मतलब कि इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हम अपने इंडिया से। अब जब अगर हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो हमें अपनी क्वालिटी और हर चीज़ का पता कैसे चलेगा। तो डब्ल्यू भी चाहता था कि इंडिया में सब ट्रेड बैरियर्स हट जाए, कि वो जनता बाहर भी ट्रेड कर पाए अपने अपने सामान को। जैसे गेहूँ चावल है वो बाहर भी ट्रेड हो पाए, जैसे कुछ हम चीज़ बना रहे हैं जो वो बाहर भी ट्रेड हो पाए। तो इसके लिए ट्रेड बैरियर हटा दिया, और जब ट्रेड बैरियर हटे इसे लिबराइजेशन बोलते हैं। और लिबराइजेशन इज अ फैक्टर विच इज़ इनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन। अब लिबराइजेशन कैसे इनेबल करती है ग्लोबलाइजेशन को, अरे जब ट्रेड बैरियर हट गए तभी तो हम ट्रेड कर पाए आपस में, और जब ट्रेड बैरियर हटने को ही लिबराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यही तो है। अब ये होता, देखो ये बच्चों लिखे पढ़ा, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर।
ट्रेड बैरियर हटे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल पड़ा अपना, आराम से बढ़िया सभी कंट्रियों ने वो करा, अपना डेवलपमेंट किया, बस यही है बच्चों इसमें तो। और एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके जो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए, टेलीग्राम का नीचे लिंक दे दूंगा मैं।